फ्रेंड्स, क्राफ एजुकेशन एकेडमी के इस वीडियो प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ ग्रुप थ्योरी, जिनमें सेट, रिलेशन और फंक्शंस की चर्चा हमने की थी और फंक्शंस के टाइप्स के रूप में लास्ट टॉपिक अपन ने पढ़ा था। अब मैं कुछ बचे हुए कुछ फंक्शंस की चर्चा कर रहा हूं जो ग्रुप थ्योरी में मोस्ट इम्पोर्टेंटली आवश्यक है, जैसे आइलर 5 फंक्शंस, टाउ फंक्शंस और एक कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो फंक्शन। इन फंक्शंस का नाम आज से पहले आपने नहीं सुना होगा, बीएससी सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर और आपने 11-12 तक नहीं पढ़ा होगा, बट ग्रुप थ्योरी के अंदर ये नेसेसरी अपने लिए आवश्यक होंगे। इनकी कुछ चर्चा डिस्क्रीट के अंदर बीएससी फर्स्ट ईयर में की गई है, वहाँ अगर पढ़ाओ तो ठीक है, अदरवाइज आप इनके बारे में नहीं सुने होंगे। तो पहला एक मोस्ट इम्पोर्टेंट, अलग से आप इन्हें लिख लें नोट के रूप में, आइलर 5 फंक्शन। आइलर वैज्ञानिक का नाम है और 5 यहाँ फंक्शंस को नाम दिया है आइलर 5 फलन। देखो ये क्या होता है, इस फंक्शंस को 5, ये डोमेन इसका नेचुरल नंबर है और रेंज भी इसका क्या है, कोडोमेन और रेंज भी इसका क्या है, नेचुरल नंबर, और इसे n से किया है और ये इस प्रकार डिफाइन किया गया है कि n से छोटे n व n से छोटी प्राकृत संख्याएं जो n के साथ क्या है, सहभाज्य यानी कोप्राइम है। यानी इस फंक्शन के द्वारा आप वो n निकालोगे, वो संख्याएं निकालोगे n व n से छोटी प्राकृत संख्याएं जो n के साथ सहअभाज्य यानी दोनों कोप्राइम है। उन संख्याओं की संख्या, जैसे 5 निकाल रहा हूँ, इसका मतलब 5 से छोटे जो 5 के साथ सहअभाज्य है, यानी जिनका 5 के साथ मैच है, यानी HCF क्या आता हो, 1 आता हो, वो 5 के अनुमान होगा उन संख्याओं का। HCF ऑफ 5 और 1 कितना आता है, 1 आता है। HCF ऑफ 2 and 5 1 आता है। HCF ऑफ 3 and 5 1 आता है। HCF ऑफ 4 and 5 1 आता है और 5 and 5 क्या आएगा, 5 आएगा। यानी 5 का HCF 1 नहीं है, अर्थात 5 खुद के साथ कोप्राइम नहीं है, परंतु 1, 2, 3 और 4 के साथ कोप्राइम है। इसका मतलब इनकी संख्या 1, 2, 3, 4, यानी 5 और 5 का मान कितना है, 4। ऐसे ही अगर आप 4 की बात करें तो 5 और 4 यानी 4 के साथ कोप्राइम 1 होगा और 2 नहीं होगा, क्योंकि 2 और 4 का HCF 2 होता है, 3 होगा, तो इनकी संख्या क्या होगी, 2, 4 नहीं होगा। तो डिफाइन करते हैं इसको, डेफिनेशन देखें। प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n से n पर परिभाषित आइलर 5 फलन निम्न प्रकार दिया जाता है। फाई ऑफ n इज इक्वल्स टू n या n से छोटी n के साथ सहअभाज्य संख्याओं की संख्या, n या n से छोटी n के साथ सहअभाज्य संख्याओं की संख्या। अर्थात इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, फाई n इज इक्वल्स टू, इसमें वो x आएंगे जिसकी संख्या की बात कर रहा हूँ, इसलिए मोड़ लगा रहा हूँ मैं, वो x जो n से आएंगे जिनका मान 1 से लेकर n तक का होगा,
इस n तक का, स्मॉल n का, और जहाँ HCF ऑफ उस संख्या x और n का मान कितना होगा, 1 होगा। इन संख्याओं की संख्या मोड आपके पास क्या होगा, phi ऑफ n। जैसे उदाहरण के तौर पे आप देखें तो phi ऑफ 1 का मतलब कि वो xn में जिनका मान 1 से लेकर 1 तक हो और जिनका HCF, इनकी संख्या, जिनका HCF इस x और 1 के साथ क्या हो, 1 से, यानी वो कौन होगा, केवल जिसका HCF 1 होगा वो 1 ही होगा। 1 का 1 के साथ HCF 1 है, अर्थात phi ऑफ 1 इसकी वैल्यू, यानी phi ऑफ 1 का मान क्या है, 1। डोमेन n है तो n से स्टार्ट होंगे। और ऐसे ही phi ऑफ 2 निकालें, इसका मतलब उन संख्याओं की संख्या जो xn से लिए गए हैं, जिनका मान 1 से लेकर 2 तक है और जिनका HCF इस x और 2 के साथ क्या है, 1 है। ये संख्याएं कौन सी होगी, 2 से छोटी या 2 के बराबर संख्याओं का जिनका HCF 1 है, वो केवल x का मान क्या है, 1, यानी केवल और केवल 1 ही ऐसा है जिसका 2 के साथ HCF क्या है, 1 है। ऐसे ही phi ऑफ 3 आप निकालोगे तो 3 के साथ जो HCF 1 देती है वो संख्याएं कौन सी होगी, 1 और 2, यानी इनका मान 2। ऐसे ही phi ऑफ 4 जो 4 के साथ HCF 1 देते हो वो कौन है, 1 और 3, यानी इनकी मान भी 2। ऐसे ही phi ऑफ 5 जो 5 के साथ HCF 1 देते हो, 1, 2, 3 और 4, इन सब का 5 के साथ HCF कितना है, यानी में से कितना है, 1 है, तो इनकी संख्या कितनी है, 4। ऐसे ही आप अगर phi ऑफ 6 निकालें तो phi ऑफ 6 यानी 6 के साथ में से एक 1 का, 1 और 6 का में से 1, 2 आ जाएगा, 3 का भी नहीं आएगा, 4 भी नहीं है, 4 और 6 का HCF कितना होता है, 2, तो ये भी नहीं आएगा इसमें, एक 5, यानी इनकी संख्या भी कितनी है, 2। ऐसे ही phi ऑफ 7 निकालोगे आप तो उसका मान कितना आएगा, 6, क्योंकि 7 से छोटी सारी संख्याएं 7 के साथ क्या है, कोप्राइम है। इस प्रकार आप क्या कर सकते हो, आइलर phi फंक्शन phi n to n के लिए phi n का मान निकाल सकते हैं। ये आपने एग्जाम्पल दी। अब यहाँ कुछ चीज़ें आपको समझ में आई होगी। अगर n प्राइम है, जिसे प्राइम का मतलब 2 है, 3 है, इसका मान 1 है, n प्राइम है यानी 2, 3, 4, 5, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, तो उस कंडीशन में 2 प्राइम के लिए इसका मान 1, 3 प्राइम के लिए इसका मान 2, 5 प्राइम के लिए इसका 4 और 7 प्राइम के लिए इसका 6, यानी जो प्राइम p है उससे एक कम इसका क्या होती है, वैल्यू होती है। तो मैं कुछ नोट लिख रहा हूँ और कुछ फॉर्मूले लिख रहा हूँ जिससे आप क्या कर सकते हो, इन को प्राइम नंबर्स की संख्या ज्ञात कर सकते हो। समझ गए ये बात कि नेचुरल नंबर के सेट n से n पर परिभाषित कोई फलन phi n to n आइलर phi फंक्शन कहलाता है। कब, जब उसको इस प्रकार डिफाइन किया जाए कि उस phi ऑफ n का मान उस n या n से छोटी कोप्राइम नंबर्स की संख्या बताए, और इस प्रकार इसको मैथमेटिकली डिफाइन किया जाए। और अपने पास ये कुछ एग्जांपल्स लिए अपन ने, आगे चर्चा करते हैं। कुछ रिजल्ट और इस पे नोट्स लिख लें। देखें, पहला कि यदि n इज इक्वल टू p है, p हो तो p, यहाँ p किससे मतलब है, अभाज्य से। अभाज्य हो तो phi ऑफ p हमेशा क्या होगा, p माइनस 1, यानी p से छोटी कितनी संख्याएं जो p के साथ सहभाज्य हैं वो कितनी है, p माइनस 1। दूसरा, यदि आपके पास n अभाज्य न हो, यानी कोई भी संख्या ना हो, तो या तो कोई संख्या, फंडामेंटल रूल्स ऑफ अलजेब्रा क्या कहता है कि या तो कोई संख्या अभाज्य होगी या अभाज्य के गुणनखंडों के रूप में क्या की जा सकती है, तोड़ी जा सकती है।
हो, अभाज्य ना हो तो n को आप कैसे लिख सकते हो, p की पावर a, q की पावर b और r की पावर c, इस प्रकार लिख सकते हो, जहां एंड सो ऑन, जहां p q r क्या है, अभाज्य संख्याएं। तो ऐसी स्थिति में तो फाई ऑफ n कैसे निकाला जाएगा, फाई ऑफ p की पावर a, q की पावर b और r की पावर c। इसका मतलब इसे आप कैसे निकाल सकते हो, फाई ऑफ p की पावर a और फाई ऑफ q की पावर b और फाई ऑफ q की पावर r की पावर c एंड सो ऑन। ये हुआ। अब यहाँ इसका फाई p की पावर q का मान अगर अपन निकाल ले, इन तीनों को अलग अलग निकाले और उनको मल्टीप्लाई करें तो फाई ऑफ n का मान मिल जाएगा। तो यहाँ देखिए एक बात और लिख लें इसी में कि यदि n इज इक्वल्स टू p की पावर a है, जहाँ a कुछ भी हो सकता है, जहाँ p अभाज्य है तथा एक इसमें है n में हो, तो फाई ऑफ n अर्थात फाई ऑफ p की पावर a, इसका मान क्या होगा, p की पावर a माइनस p की पावर a माइनस 1। जैसे फाई ऑफ p का मान p माइनस 1 होता है, तो अगर यहाँ 1 करोगे तो p की पावर 1 और p की पावर 0 का मान 1 ये आ जाएगा। तो इस प्रकार का हो तो उसको इस प्रकार तोड़ सकते हैं, अर्थात इन तीनों को अलग अलग तोड़ा जा सकता है। और एक बात आपने ये भी देखा होगा, फाई ऑफ 1 का मान क्या था, 1, फाई ऑफ 2 का मान भी क्या था, 1, फाई ऑफ 3 का मान 2 था, फाई ऑफ 4 का मान 2 था, फाई ऑफ 5 का मान 4 था। इस 2 से आगे ये हमेशा सदैव क्या रहता है, इवन होता है। तो चौथा लिख लो, फाई एन का मान n ग्रेटर देन 2 के लिए सदैव एक सम संख्या होता है। ये आइलर फंक्शंस की कुछ इंपॉर्टेंट बातें अपन ने चर्चा की। अब कुछ अच्छे एग्जाम्पल्स करते हैं इस पे। देखो, जैसे एक एग्जाम्पल लिया मैंने, n इज इक्वल्स टू 100, देन आपको फाइंड करना है कि फाई n का मान क्या होगा। n का मान 100 है तो फाई n का मान आपको ज्ञात करना है। अगर n 100 है तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, n को 100 इज इक्वल्स टू 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2, ये इसका प्राइम फैक्टर कर लिया मैंने। तो फाई ऑफ n का मान क्या हो गया, फाई ऑफ 100 यानी फाई ऑफ 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2, इस तरीके से। और मैं इसे किस प्रकार लिख सकता हूँ, 5 ऑफ 2 की पावर 2 इंटू 5 ऑफ 5 की पावर 2। और 5 ऑफ 2 की पावर 2 यानी प्राइम की पावर 2 प्राइम है और उसकी पावर 2 है, तो 5 ऑफ p माइनस p की पावर a माइनस 1 के तरीके से इसे क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 2 माइनस 2 की पावर 1 2 माइनस 1। इसे क्या लिख सकता हूँ, 5 की पावर 2 माइनस 5 की पावर 1। इसका मतलब क्या हो गया, 4 माइनस 1। आगे लिख देता हूँ, इसका मतलब क्या हो गया, 4 माइनस 1 2 की पावर 2। और इसका मतलब क्या हो गया, 25 माइनस 5, यानी ये कितना हो गया, 4 माइनस 1। 4 माइनस 1 का मतलब 4 माइनस 2, ये कितना हो गया 2, और ये क्या उतना हो गया 20, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ गई 40। अर्थात 5 ऑफ 100 का मान यानी 100 से छोटी, 100 या 100 से छोटी जो 100 के साथ सहभाज्य संख्या है उनकी वैल्यू कितनी है 40। यानी 40 संख्याएं जो 100 के साथ सहभाज्य है, जैसे 1 है, 2 नहीं है, 3 है, फिर 4 नहीं है, 5 नहीं है क्योंकि 5 और 5 100 को डिवाइड करता है, 6 के अंदर 2 कॉमन है 6 और 100 में, फिर 7 100 के साथ को प्राइम है। तो ऐसे काउंट करते करते 40 नंबर्स इतने ऐसे हैं जो 100 के साथ क्या है को प्राइम है। और कुछ एग्जांपल्स ले लेता हूं मैं। जैसे
n का मान मैंने लिया 1000 यानी 1000। देन आपको फाई n फाइंड करना है आइलर फाई फंक्शन के लिए। तो n इज इक्वल टू 1000 है, उसको आप कैसे लिख सकते हैं? 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3, 125 इंटू 8। तो फाई ऑफ n जो आपके पास होगा वो फाई ऑफ 2 की पावर 3 इंटू फाई ऑफ 5 की पावर 3। फॉर्मूला क्या कहता है कि इसकी पावर्स में से एक पावर कम करके आगे लिख दो सब्ट्रैक्ट करते हुए, और यहाँ पे क्या लिख दो 5 की पावर 3 माइनस 5 की पावर 2, p की पावर a माइनस p की पावर a माइनस 1 यानी 2। ये 8 माइनस 4 और ये आपके पास हो गया 125 माइनस 25। ये आपके पास 4 और ये 100 यानी 400। फाइव ऑफ 1000 का मतलब 400 और 5 ऑफ 100 का मतलब क्या है 40। ऐसे ही जैसे मान लो आपने ले लिया n का मान 1 to 5 ले लिया, तो 5 ऑफ n इज इक्वल टू 1 to 5 का मतलब क्या लिख सकते हो आप इसे 5 की पावर 3। तो यहाँ क्या हो गया 5 की पावर 3 और ये क्या हो गया 5 की पावर 3 माइनस 5 की पावर 2 यानी ये 125 माइनस 25 और ये क्या हो गया 100। 125 से छोटी 100 संख्याएं ऐसी हैं जो 125 के साथ क्या है सहभाज्य है। अब यहाँ एक बात ध्यान दें 5 ऑफ 100 का मान 40 है जबकि 5 ऑफ 125 का मान 100 है। हाँ इसका मान इतना कम और इसका मान इतना ज़्यादा, जबकि 100 कारण ये कि 100 ज़्यादा इंटीजर्स को डिवाइड करेगा मोर देन किससे 1 to 5 के, यानी 1 to 5 के साथ जो संख्याएं कोप्राइम होगी वो ज़्यादा होगी। 3 7 9 11 13 ये सब किसके साथ क्या होंगी कोप्राइम होगी, जबकि जैसे 4 की बात करूं तो 4 इसके साथ कोप्राइम नहीं है परंतु उसके साथ कोप्राइम होगा। तो इस प्रकार किसी का मान कुछ भी हो सकता है पर ये सब क्या होंगे इवन होंगे। ये था आइलर फाई फंक्शन। आप इस पे कोई भी एग्जाम्पल लेकर आप चेक कर सकते हैं। चेक करना आप, मैं कुछ एग्जाम्पल्स लिख रहा हूँ, आप इनके आइलर फाई फंक्शंस निकालना। एंड सो आप लिख लेना। नहीं आए तो आप नीचे दिए गए नंबरों पर कॉल करके आप मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है। ये बात की अपने किसकी आइलर फाई फंक्शंस की। अब एक छोटे से फंक्शंस की और बात कर लेता हूं जिसे टाउ फंक्शन कहते हैं। टाउ फंक्शन ये नाम है इसका, टाउ फंक्शन टाउ के नाम से दिया गया है, इंग्लिश में भी टाउ फंक्शन कहते हैं। ये एक ऐसा फंक्शन है जो किसी भी संख्या के पॉजिटिव डिविजर्स के बारे में बताता है। जैसे 10 के डिविजर्स आपके पास है, 10 को 2 डिवाइड करता है, 1 डिवाइड करता है, 10 को 5 डिवाइड करता है और 10 को 10 डिवाइड करता है। यानी 10 के कितने डिविजर्स हैं 4, 1 2 5 और 10। 10 से छोटे या बराबर उसके कितने डिविजर हैं 4 है। इनकी संख्या को कौन बनाता है ये टाउ फंक्शंस। तो ये कैसे डिफाइन होगा, डेफिनेशन लिख ले देखे इसको। इसे टो से डिनोट करते हैं। एक फलन टो इस प्रकार लिख लें आप, टो z+2 z+, इसे टो। एक टाउ फंक्शन टाउ फलन, या दूसरी भाषा में ऐसे कहते हैं इसे टाउ फंक्शन। एक फलन टो z+2 z+, एक टाउ फलन, एक टाउ फलन निम्न प्रकार परिभाषित
किया जाता है, यानी पॉजिटिव पूर्णांक से लेकर पॉजिटिव पूर्णांक या n to n भी बोल सकते हैं आप, इंटीजर्स के लिए भी इसे डिफाइन कर सकते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए। तो ये किस प्रकार है कि टाउ n जो है इसकी वैल्यू n या n से छोटे धनात्मक n या n से छोटे धनात्मक पूर्णांकों की संख्या जो n को विभाजित करते हैं। यानी n या n से छोटे ऐसे पूर्णांक यानी नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स जो डिवाइड करते हैं किसको, n को। कैसे कह सकता हूं कि नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर विच डिवाइड ऑफ n, और स्वाभाविक है वो n से छोटे ही होंगे। तो n या n से छोटे वो धनात्मक पूर्णांकों की संख्या जो क्या करते हैं, इस n को डिवाइड करते हैं। जैसे अभी बात की 100 की बात करते हैं, 100 को डिवाइड करेगा 1 और डिवाइड करेगा कौन, 2 भी डिवाइड करेगा, 5 भी करेगा, 3 और 4 नहीं करेंगे कंप्लीटली, 4 भी करेगा, 4 भी करेगा, 5 भी करेगा, फिर 5 के बाद में 10 डिवाइड करेगा, 10 के बाद में 20 डिवाइड करेगा, 20 के बाद में 25 डिवाइड करेगा, और 30 नहीं करेगा, 35 नहीं करेगा, और 50 करेगा, और फिर एक 100 खुद अपने आप को डिवाइड करेगा, 3, 6 और ये 9 डिविजर है, ये डिविजर ऑफ 100 है, 100 के डिविजर, ये 100 के डिविजर्स हैं, यानी उसको डिवाइड करने वाली संख्याएं कितनी है, 1, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50 और 100। अब ये कैसे निकाली जाएगी, देखो समझे कुछ। मैं 100 को ऐसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। 100 का जो भी डिविजर्स होगा वो इस 2 और 5 की पावर से बना होगा, अर्थात वो डिविजर्स 2 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 0, ये मैं इनकी पावर्स बढ़ा रहा हूँ, फिर 2 की पावर 1 और 5 की पावर 0 ही रख ली, अब 2 की पावर 2 और 5 की पावर 0 रख ली, एक बार 5 की पावर 0 रखकर 2 की पावर्स बढ़ा दी, ये इन्हीं से बनी हुई है। फिर अगला डिविजर्स कौन होगा, 2 की पावर 0 ही रख लेता हूँ, अब 5 की पावर्स बढ़ाता हूँ, 5 की पावर 1, 2 की पावर 0, 5 की पावर 2, 2 की पावर 0, 5 की पावर 3, सॉरी 3 नहीं होगी क्योंकि मैक्सिमम पावर कितनी है 2। अब 2 की पावर 1 कर 5 की पावर बढ़ा लेता हूँ, 5 की पावर 1, 2 की पावर 1 और 5 की पावर 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, फिर रह गया 2 की पावर 2 वाले, 2 की पावर 2, 5 की पावर 2, 2 की पावर 2 और 5 की पावर 5 की पावर 1 और 5 की पावर 2। ये 9 डिविजन, ये 1, ये 2, ये 4, ये कितना हो गया 5, ये कितना हो गया 10, 1 2 5 25, ये कितना हो गया 10, ये कितना हो गया 50, ये कितना हो गया 4 इंटू 5 20 और ये कितना हो गया 100। ये डिविजर्स, यानी इन पावर्स से बने हुए संख्याएं क्या कहलाएगी, इस 100 के डिविजर्स हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि टाउ ऑफ 100 जो है उसका मान कितना है 9। ऐसे ही जैसे अपन ने टाउ ऑफ 10 निकाला था, वो आपके पास कितना आया था 4, उसके डिविजर्स थे अपने पास कौन कौन से, 1, 10 को डिवाइड करने वाला 2 और 5 और एक 10 खुद था, तो इसके कितने डिविजर्स थे 4 थे। ऐसे ही आप 20, 15, 10, 4 किसी का भी आप डिविजर्स निकाल सकते हैं और डिविजर्स की संख्या निकाल सकते हैं, और ऐसे फंक्शंस को क्या कहते हैं, टाउ ऑफ n। इसके लिए फॉर्मूला डिराइव करते हैं। फॉर्मूला
फॉर्मूला इन पावर्स से बना होगा, यानी इन पावर्स को आप कितना वेराइव कर सकते हैं, कितना वेराइबल कर सकते हैं इनका, उतने ही जितने वेराइबल होंगे इनके, यानी 0 से लेकर आप 2 तक और 0 से लेकर इसको 1 तक जितना आप वेराइव कर सकते थे उनकी संख्या ही आपके पास क्या थी, इन टाउ फंक्शंस की संख्या। अब इसका मतलब क्या हो गया कि टाउ ऑफ n जो है इसकी संख्या किस प्रकार है, आप एक संख्या ले लें, इस प्रकार ले लें, नोट लगा के लिख लें, लेट n इज इक्वल्स टू, एक संख्या है p की पावर a, q की पावर b और r की पावर c एंड सो ऑन। आप किसी भी संख्या को या तो प्राइम रूप में लिख सकते हैं या उसके प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। तो ये एक संख्या थी जिसके प्राइम फैक्टर थे p की पावर a, q की पावर b और r की पावर c। देन टाउ n जो है उसका मान आप किस प्रकार निकालेंगे, इस a पावर को एक बढ़ाएं और ऐसे b पावर को एक बढ़ाएं और इनको मल्टीप्लाई कर दें, ऐसे c + 1 एंड सो ऑन। इनका मल्टीप्लिकेशन से आपके पास क्या होगा, टाउ ऑफ n। जैसे आपको पता लगा कि टाउ ऑफ 100 का मान कितना है, 9, तो n का मान 100 लिया तो n को आप कैसे लिख सकते थे, 2 की पावर 2 × 5 की पावर 2। देन टाउ ऑफ n यानी टाउ ऑफ 100 जो है वो आपके पास है टाउ ऑफ 2 की पावर 2 × 5 की पावर 2 और इसका मान 2 + 1 × 2 + 1 यानी 3 × 3 और इसका मान कितना है, 9। यानी 100 को डिवाइड करने वाली संख्याएं कितनी है, 9। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल से अपन पढ़ते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लिया n का मान 450, कोई भी एग्जाम्पल उठा लिया, 450 है तो आप 450 को आप कैसे लिख सकते हैं, 5 × 9 यानी 3 स्क्वायर × 5 और एक आपके पास आ गया 2, 5 × 10 9 और 10 9, ये आपके पास हो गया 10 और ये 9 900 और आपको चाहिए कितना, और 5 यानी 25, तो ये 50, 9 × 5 45, ये 450 हो गया। 3 की पावर 2 9 हो गया, 5 की पावर 2 25 हो गया, 25 और ये कितना हो गया 10, तो 25 × 2 कितना हो गया 50 और 50 × 9 तो आपके पास ये हो गया आपके पास 450, यानी ये कितना 25 × 2 ये 50 और ये 9 9 × 5 45, ये 450। अब टाउ ऑफ n निकाल रहे हैं, यानी टाउ ऑफ 450 आप निकाल रहे हो, तो टाउ ऑफ 450 का मतलब टाउ ऑफ 2 × 3 स्क्वायर × 5 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर का मतलब 2 1। अब इन पावर्स को एक एक बढ़ाओ और मल्टीप्लाई कर दो, 2 + 1 और ये क्या हो गया 2 + 1, ये 2 ये 3 और ये 3, 3 × 3 9 और 9 × 2 18, यानी 450 के कितने डिविजर हैं, 18 डिविजर हैं। इसी प्रकार आप किसी भी संख्या के डिविजर्स निकाल सकते हैं। मैंने ये सिंपलेस्ट फॉर्मूला लिखा है, बाकी इसका डिराइव भी है और लीनियर ग्रुप्स थ्योरी के अंदर इसे आप डिराइव भी करते हैं, पर उतना डिस्कस अपन नहीं कर रहे हैं। अपन बेसिक ग्रुप थ्योरी के लिए जो फंडामेंटल आवश्यक हैं वो पढ़ रहे हैं। तो मैं कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, आप इन पे प्रैक्टिस करना। n का मान ले लिया 425, आप इन पे चेक करना कि इनके नंबर ऑफ डिविजर कितने हैं, 460, 1060, 1250 और 250 और 10,000 एंड सो ऑन। आप कुछ भी लिख लेना और उनके नंबर ऑफ डिविजर्स निकालना। तो बात करते हैं हम एक अन्य महत्वपूर्ण रिलेशंस की, कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो n, हिंदी के अंदर इसे अवशेष मॉड n से प्रदर्शित किया जाता है। इसकी डेफिनेशंस की चर्चा करते हैं हम। देखो किस प्रकार ये डिफाइन है, कोई भी दो पूर्णांकों a व b के लिए यदि a - b को एक
निश्चित धनात्मक पूर्णांक n विभाजित करता है तो इसे A इज कॉन्ग्रेंट टू B mod n। मैं एक सिंबल लिख रहा हूं यहां, इसे कैसे पढ़ोगे? A इज कॉन्ग्रेंट टू B मोडुलो n। मैं इंग्लिश में लिख देता हूं, A इज कॉन्ग्रेंट टू मोडुलो n। कोई दो पूर्णांकों a और b के लिए यदि a माइनस b को एक निश्चित धनात्मक पूर्णांक n विभाजित करता है तो इसे a कॉन्ग्रेंट टू b मोडुलो n के रूप में लिखा जाता है या डिफाइन किया जाता है। इसका मतलब क्या है कि अवशेष मोडुलो n का मतलब क्या है कि आप n को a से डिवाइड करो या b से डिवाइड करो, दोनों में शेषफल क्या आएगा? सेम आएगा। या इसको दूसरी भाषा में मैं इस प्रकार लिख सकता हूं, अर्थात a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मोड n। इसका मतलब है इफ एंड ओनली इफ कि n जो है वो किसको डिवाइड करता है? a माइनस b को। यहाँ n a माइनस b को विभाजित कर रहा है। मैं लिख देता हूँ n a माइनस b को विभाजित कर रहा है। ये मोडुलो संक्रिया को प्रदर्शित करता है और एक मोस्ट इंपोर्टेंट रिलेशन है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर चर्चा करें हम कि 9 इज इक्वल्स टू 2 mod 7। 9 कॉन्ग्रुएंट है 2 के किस मोड के अंदर? 7 के अंदर। अगर 9 को 7 से डिवाइड करोगे तो रेजिड्यू 2 आएगा, 2 को 7 से डिवाइड करोगे तो भी रेजिड्यू क्या आएगा? 2 आएगा। और इसे कैसे पढ़ोगे आप? रीड बाय 9 इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 मोडुलो 7। और ये इसका मतलब क्या है? अर्थात 9 कॉन्ग्रुएंट है 2 के अंडर मोड 7। इसका मतलब क्या है कि 7 है वो किसको डिवाइड कर रहा है? 9 माइनस 2 को कंप्लीटली डिवाइड करेगा और ये इसका आशय है। ऐसे ही एक उदाहरण की ओर चर्चा करें। 9 इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू 3 mod 7। ये समझ गए होंगे आप कि यहाँ 9 2 के कॉन्ग्रुएंट तो है परंतु 3 के कॉन्ग्रुएंट नहीं है। कारण क्योंकि 7 जो है वो किसको डिवाइड नहीं करता? 9 माइनस 3 को। अर्थात 7 जो है 9 माइनस 3 यानी 6 को डिवाइड नहीं करता। इसका मतलब 9 3 के कॉन्ग्रुएंट तो नहीं है, अंडर 7 मोडुलो और 2 के कॉन्ग्रुएंट है। ऐसे किसी भी संख्या के कॉन्ग्रुएंट और अवशेष को आप क्या कर सकते हो? ज्ञात कर सकते हो। इसके क्या बेनिफिट हैं और इस एक निश्चित रिलेशन के क्या क्या आप प्रॉपर्टीज हैं वो उनकी चर्चा करते हैं। तो कुछ नोट लिख लें। एक नोट पहला, अवशेष मोड संबंध, यही संबंध मैं जिसकी बात कर रहा हूं, A टू कॉन्ग्रुएंट टू मोड n एक तुल्यता संबंध है। पहली बात कि ये क्या है? तुल्यता संबंध। कारण जैसे A इज कॉन्ग्रुएंट टू A मोड n, क्योंकि a को a से डिवाइड करें, यहाँ n क्या करेगा? a माइनस a को डिवाइड करेगा, अर्थात n 0 को डिवाइड करेगा।
और ये सही है। दूसरी बात कि अगर ए कॉन्ग्रुएंट है बी के तो बी भी क्या होगा, ए के कॉन्ग्रुएंट होगा। कारण मोड एन, इसका मतलब क्या है कि एन ए माइनस बी को डिवाइड कर रहा है। अगर इस एन ए माइनस बी को डिवाइड कर रहा है तो एन बी माइनस ए को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। ये भी सही है। तीसरी बात कि अगर ए कॉन्ग्रुएंट है बी के और बी कॉन्ग्रुएंट है सी के तो ए कॉन्ग्रुएंट सी के भी होगा। आप आसानी से चेक कर सकते हैं। अर्थात ये क्या है, तुल्यता संबंध। और कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट और प्रॉपर्टीज भी देख लें इसकी। A is congruent to B under mode n and दूसरा ले लेते हैं अपन, C is congruent to D under mode n, then A into C, इनको मल्टीप्लाई करो, is congruent to B into D mode n। ऐसे ही और बात करें, अगर A congruent है B के अंडर मोड n तो a की पावर k इज कॉन्ग्रुएंट टू b की पावर k मोड n, जहाँ मोड कोई भी k कोई भी इंटीजर्स हो सकता है, पॉजिटिव इंटीजर्स। ये भी सही है। और बात करें एक और, अगर a कॉन्ग्रुएंट टू b मोड n है और c कॉन्ग्रुएंट टू d मोड n है, देन a प्लस माइनस सी, मैं प्लस का ले लेता हूँ, a प्लस सी कॉन्ग्रुएंट टू b प्लस d मोड n होगा। आप इन्हें कुछ भी सिंपल से एग्जाम्पल लेकर ट्रू कर सकते हैं और एग्जाम्पल के द्वारा इन्हें समझ सकते हैं। ऐसे ही सब्ट्रैक्शंस के लिए भी ट्रू है और ऐसे ही डिवीजन के लिए भी ट्रू है। ये कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टीज मैंने मॉडुलो n की लिखी। इसके इंपोर्टेंस देखो, ये अलजेब्रा में क्या काम आएगा और इसके क्या यूज है। राइट कर लिया। जैसे मुझे कहा जाए, एक एग्जाम्पल लिखता हूं कि 27 की पावर 501 को 5 से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल लिखिए। एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि ये नंबर थ्योरी के क्वेश्चंस है कि 27 की पावर 501 को 5 से डिवाइड करना है और फिर उसका क्या लिखना है, शेषफल। और कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो थ्योरम के द्वारा या उसके द्वारा इसे क्या किया जा सकता है, ट्रू किया जा सकता है। अब देखो कैसे इसका सॉल्यूशन। 27 की पावर 501, मैं इसको इस प्रकार लिख सकता हूं क्या, 2 की पावर 501 मोड 5। कारण क्योंकि 27 इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 मोड 5। 27 में अगर 5 का आप डिवीजन करोगे तो आपको रेसिड्यू यानी शेषफल 2 मिलेगा और 2 के अंदर 5 का डिवीजन करोगे तो रेसिड्यू 2 ही मिलेगा। अर्थात 27 माइनस 2 क्या होता है, मोड 5 होता है। और अगर इसकी पावर करोगे आप 501 तो वो होता है ट्रू। इसका मतलब ये है, अगर मैं 2 की पावर 501 को 5 से डिवाइड करने पर जो वैल्यू निकालूं शेषफल के तौर पर, वही वैल्यू 27 की पावर 501 के शेषफल के रूप में आएगी। अब मैं बात करता हूं, देखो 2 की पावर 1 2 होता है अंडर मोड 5, 2 की पावर 2 4 होता है अंडर मोड 5, 2 की पावर 3 8, और 8 के अंदर 5 का आप भाग दोगे तो शेषफल क्या आएगा, 3 मोड 5। कारण कि 2 की पावर 3 8 होता है और 8 के आप मोड 5 लगाओगे तो वो किसके इक्वल आएगा, 3 मोड 5 के। फिर बात करें 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 यानी इसको मल्टीप्लाई कर लो या 2 की पावर 4 निकाल लो, 16 का मतलब कितना हो गया, आप मोड 5 लगाओगे तो 1 मोड 5।
16 आएगा, और 16 में आप 5 का डिवीजन करोगे तो आपके पास शेषफल, ये क्या है, शेषफल कितना बचेगा, 1। यानी 2 की पावर 4 आप करोगे और उसमें 5 का भाग दोगे तो शेषफल क्या आएगा, 1 आएगा। और अब अगर 2 की पावर 5 करूंगा तो फिर 2 आएगा, 6 करूंगा 4, 7 करूंगा 3 और 8 करूंगा फिर 1, और ये रिपीटेशन चलता ही रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं डायरेक्टली अगर 2 की पावर 100 का मान निकालना चाहूँ तो वो क्या होगा, 2 की पावर 4 और इंटू 25, और इसको मैं इस प्रकार लिख सकता हूँ 2 की पावर 4 इंटू 25 को मैं 1 की पावर 25 अंडर मोड 5। क्यों? क्योंकि 2 की पावर 4 मॉडुलो 5 क्या है, 1, और इसका मतलब ये हुआ कि 2 की पावर 100 आपके पास क्या आ गया, 1 आ गया अंडर मोड 5। इसका मतलब 2 की पावर 400, या सीधा डायरेक्टली आप 5 मल्टीप्लाई कर दें, पावर 5 ले लें बोथ साइड, तो वो भी क्या आएगा, 1 आएगा अंडर मोड 5। आपको क्या चाहिए, 501, यानी एक पावर और बढ़ा दो, तो 2 की पावर 501, इसकी वैल्यू दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी इस प्रकार देख लें आप, 2 की पावर 500 इंटू 2, इधर 1 इंटू 2, मॉडुलो सेम रहेगा, मोड 5। और इसका मतलब क्या हुआ, 2 की पावर 501 इज इक्वल टू 2 मोड 5। इसका आशय क्या है कि 2 की घात 501 को 5 से डिवाइड करने पर शेषफल क्या आएगा, 2 आएगा। और इसे ऐसे भी लिख सकते हो आप दूसरी भाषा में कि 5 है वो 2 की पावर 501 माइनस 2 को कंप्लीटली डिवाइड करता है। आई डोंट नो कि 2 की पावर 501 की वैल्यू क्या है, पर ये मैं कह सकता हूँ कि 2 की पावर 501 माइनस 2 को 5 कंप्लीटली क्या करता है, डिवाइड करता है। इसकी वैल्यू का पता नहीं, परंतु इसके बारे में ये कहा जा सकता है कि 5 इसको क्या किया जा सकता है, कंप्लीटली डिवाइड करता है। ये अपन को किससे पता लगा, कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो n से, ये कॉन्ग्रुएंट के सिंबल से। तो इसे एक एग्जाम्पल से अपन और स्पष्ट करते हैं। देखो, जैसे मैं एक अच्छा सा एग्जाम्पल लेता हूं आपके लिए, ये इस प्रकार का एग्जाम्पल कि 2 की पावर, ये इस प्रकार ले लेते हैं, 2 की पावर 100 का अंतिम इकाई अंक ज्ञात कीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन है, पर कैलकुलेशन अगर आप करने लग जाओ तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा। क्वेश्चन ये है कि 2 की पावर 100 का अंतिम इकाई अंक ज्ञात कीजिए, यानी आप 2 को 100 टाइम मल्टीप्लाई कीजिए और फिर उसका लास्ट डिजिट बताइए। अब इसे कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो से किस प्रकार आसान किया जा सकता है नंबर थ्योरी में, ये समझे। आपको ये पता है कि कोई भी डिजिट जैसे लिख दी 657, इसका लास्ट यूनिट अंक जो इकाई अंक है वो क्या है, 7 है, और वो किस प्रकार प्राप्त होता है, इसको 10 से डिवाइड करो, ये 65 टाइम तो आपको ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, और रेसिड्यू आपके पास कितना बच जाएगा, 7। और अगर आपको यही पूछ लिया जाए कि इसके लास्ट 2 डिजिट ज्ञात कीजिए, तो आप इसको कितने से डिवाइड करोगे, 100 से, और आपको लास्ट 2 डिजिट कितने मिलेंगे, 57। शेषफल के तौर पर यहाँ 57 मिलेंगे और यहाँ क्या मिलेंगे, 7, ये आपको शेषफल मिलेंगे जब 10 से डिवाइड करोगे, और ये शेषफल। और कॉन्ग्रुएंट किसको बताता है, किसी भी संख्या के शेषफल को। तो इस संख्या को अगर मैं 10 के कॉन्ग्रुएंट करूँ तो मेरे को जो भी मिलेगी संख्या वो क्या मिलेगी, एक इकाई अंक, और अगर मैं 100 के कॉन्ग्रुएंट करूँगा तो जो मिलेंगे मेरे को क्या मिलेंगे, लास्ट के 2 डिजिट, यानी इकाई और दहाई वाले अंक। तो इसे ऐसे ही अगर आप इसे 1000 के कॉन्ग्रुएंट करेंगे तो आपको इकाई, दहाई और सैकड़े की स्थिति पर जो अंक होंगे वो मिल जाएंगे। तो इसे 10 के कॉन्ग्रुएंट करते हैं। 10 के कॉन्ग्रुएंट करने के लिए देखो, 2 की पावर 1 क्या होता है, 2 की पावर 1 मॉडुलो 10 के लिए क्या होता है, 2 की पावर 1 कॉन्ग्रुएंट टू 2 मॉडुलो 10। 2 की पावर 2 इसका मान 4 अंडर मॉडुलो 10। 2 की पावर 3 इसका मान 8 अंडर मॉडुलो 10। जब पिछला एग्जाम्पल लिया था तो यहाँ 5 था, परंतु क्यों, क्योंकि यहाँ मॉडुलो क्या था, 5। और आप अगर
यहाँ 3 था और मोडुलो 5 किया था, क्योंकि अगर 8 को 5 से डिवाइड करते हैं तो शेषफल क्या बचता था, 3 बचता था। और अब 10 है और 10 को 8 से डिवाइड करोगे तो शेषफल क्या बचा रह जाएगा, 8। ऐसे ही 2 की पावर 4 होगा तो क्या आएगा, 6, क्योंकि 2 की पावर 4 क्या होता है, 16 होता है। और 16 में आप अगर 10 का डिवाइड करोगे तो शेषफल कितना बचेगा, ये 6 शेषफल बचेगा। तो 2 की पावर 4 कॉन्ग्रुएंट टू 6 मोडुलो 10। और ऐसे ही आगे बढ़े तो 2 की पावर 5 ये क्या होगा, 32 अंडर मोडुलो 10, इसका मान क्या हो जाएगा, 2। ऐसे ही यानी 2 4 8 6 2, अब फिर रिपीट होगा, अपने पास एक चेन बन गई, 2 4 8 6, फिर आएगा 2 4 8 6, फिर आएगा 2 4 8 6, ये आपके पास 1 पावर 2 पावर 3 पावर 4 पावर 5 6 7 8, सही, 1 2 3 और 4 5 पे आपके पास ये, फिर 6 7 8 और ये 9 पे 2 और 10 पे कितना आ गया, 4 और फिर 11 पे 8 और फिर 12 पे 6, और ये रिपीटेशन चलता ही रहेगा। यानी 2 की पावर 10 करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 4 आएगा। आप चेक भी कर सकते हैं। 2 की पावर 5 इसका स्क्वायर कर दो, इधर भी 2 का स्क्वायर कर दो, अंडर मोडुलो 10 इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 की पावर 10 और इधर क्या हो जाएगी, 4 मोडुलो 10। हमें कितना निकालना है, 2 की पावर 100। 2 की पावर 100 को 2 की पावर 5 के रूप में तोड़े तो 2 की पावर 5 और इंटू कितना लिखा जा सकता है, 20 इंटू 5, सही। और इसका मान आप क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 5 का मान क्या है, 2 की पावर 20 मोडुलो 10, यानी 2 की पावर 100 इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 की पावर 20 mod 10। इसका मान 2 आ, पावर कितनी है, 20। फिर आगे बढ़े, इसे फिर 5 में तोड़ लें, 2 की पावर 5 इंटू 4 अंडर मोडुलो 10, यानी 2 की पावर 100 को आप इस प्रकार लिख सकते हैं। अगेन 2 की पावर 100 इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 की पावर 5 का मान 2 mod 10, ये 2 की पावर 4 अंडर मोडुलो 10, और 2 की पावर 4 का मान कितना होता है, 6, यानी 2 की पावर 100 इज कॉन्ग्रुएंट टू 6 अंडर मोड 10। अर्थात यहां से आपको मिल गया कि 2 की पावर 100 का अंतिम अंक, अंतिम इकाई अंक क्या है, 6 है। या दूसरी भाषा में ये कह दूं कि जो 10 है वो 2 की पावर 100 माइनस 6 को कंप्लीटली डिवाइड करेगा। मैं ये नहीं जानता कि 2 की पावर 100 क्या होगी, पर ये कंप्लीटली कह सकता हूँ कि 10 2 की पावर 100 माइनस 6 को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। अब एक छोटी सी बात और इस पे आप कुछ एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस कर सकते हैं। आप किसी भी संख्या के, जैसे मैंने लिख दिया कि ये चल रही है आपके पास 2020 की पावर 21 का लास्ट डिजिट याद कीजिए या लास्ट 2 डिजिट याद कीजिए। कोई भी एग्जाम्पल आप लेके करें, 2 की पावर 57 का, इनके आप घर पे प्रैक्टिस करें। अंतिम अंक याद कीजिए, अंतिम अंक याद कीजिए। इस प्रकार आप कोई भी क्वेश्चंस लेके उसे कंप्लीटली सोल्व कर सकते हैं। आप अंतिम अंक या अंतिम 2 अंक भी याद कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राइट कर लिया होगा। अब इस पे बेस एक छोटी सी ऑपरेशंस, इस शेषफल पे बेस, मॉडुलो संक्रियाओं पर बेस संक्रिया अपने पास है जो ग्रुप थ्योरी में काम आएगी, एडिशन या मॉडुलो प्लस संक्रिया, मॉड प्लस संक्रिया। इसे इंग्लिश में आप कह सकते हैं एडिशन मॉडुलो, एडिशन मॉडुलो। मैं इनको डिफाइन कर रहा हूं।
इस संक्रिया का मतलब क्या है कि जैसे आपने a में b जोड़ा या 3 में 7 जोड़ा तो ये सिंपल एडिशन है, परंतु इसी को 3 में 7 इस प्रकार जोड़ रहा हूं, इसका मतलब क्या है, आपको 3 में 7 जोड़ना है और ये जो प्लस के साथ 6 लिखा है इसका मतलब क्या है, एडिशन मोडुलो 6, यानी आपको 6 से ऊपर इसका मोड लेना है। यानी 7 में 3 जोड़ो, 3 प्लस 7 करो, उसमें 6 का भाग दो और उसका क्या लिख दो, शेषफल। मोडुलो संख्याएं हमेशा ही आपको क्या देती है, रेजिड्यू, और 7 और 3 10, 10/6 और उसका क्या लिख दो आप, शेषफल, और उसका शेषफल आपके पास क्या मिलेगा, 4। तो इनको जनरली आप डिफाइन कैसे करोगे कि आपने अगर एडिशन, पहले मैं एडिशन मोडुलो ले रहा हूँ, a मोडुलो n b किया तो इसका मतलब क्या है, a में b ऐड किया और n का भाग दिया और उसका क्या लिख दिया, शेषफल। शेषफल इसे आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, या a मोडुलो n b इज इक्वल्स टू a प्लस बी आएगा जब a प्लस बी किससे छोटा हो, n से, या a प्लस बी माइनस आर आएगा जब a प्लस सॉरी माइनस n आएगा जब a प्लस बी किससे बड़ा हो, n से। n से बड़ा होगा तो a प्लस बी जो जोड़ेंगे उसमें से n घटाएंगे तो क्या बचेगा, शेषफल। ये दोनों सेम है और इसे कैसे पढ़ा जाता है, इसको रीड इस प्रकार किया जाता है, a इज एडिशन मोडुलो n टू b, a के अंदर b जोड़ा गया है अंडर द ऑपरेशन एडिशन मोडुलो n। जैसे 3 एडिशन मोडुलो 5 6, इसका मतलब है 3 में 6 जोड़ो और 5 का भाग दे दो और उसका क्या लिख दो, शेषफल। इसका मतलब क्या हुआ, 6 3 9, 9 में 5 का भाग दिया, आपके पास शेषफल क्या आ गया, का शेषफल, और वो आपके पास शेषफल बच गया यहाँ पर 4। जैसे एक मैं जनरल सी टेबल लेके आपको बना रहा हूँ, एडिशन मोडुलो 4 0 1 2 3 0 1 2 3 0 0 में 0 ऐड किया तो, और शेषफल भी क्या आएगा, 0 0 में 1 ऐड किया 1, 2 ऐड किया 2, 3 ऐड किया 3, यहाँ ऐड किया 1 में 0 ऐड किया 1, 1 में 1 ऐड किया 2, 1 में 2 ऐड किया 3, 1 में 3 ऐड करते ही 4 आ जाता है और आप उसमें 4 का भाग दोगे तो शेषफल क्या बचेगा, 0। ऐसे 2 3 0 1 3 3 0 और ये 4 0 1 2। और इस संक्रिया का बेनिफिट क्या है कि आपको जितने भी आउटपुट मिले टेबल में वो 0 1 2 और 3 जो इनपुट थे उनसे बाहर नहीं जा रहे, यानी शेषफल कभी भी आपके भाज्य से बड़ा नहीं हो सकता। इसको यूज लेती है कौन, एडिशन मोडुलो ऑपरेशंस। ऐसे ही एक संक्रिया और है, राइट कर लिया, तेजी से उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ये है मोडुलो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन, ये मल्टीप्लिकेशन मोडुलो। इसे किस प्रकार डिफाइन किया कि आप अगर एक को मल्टीप्लिकेशन मोडुलो n b करते हो, इसका मतलब क्या है कि एक को b से मल्टीप्लाई करो, n का भाग दो और उसका क्या लिख दो, शेषफल। सिंपली इसे वैसे भी डिफाइन कर सकते हो कि इसका मान आएगा a गुणा b जब a गुणा b किससे छोटा हो, n से, और इसका मान आएगा a गुणा b माइनस n जब a गुणा b किससे बड़ा हो, n से। बड़ा या बराबर, पिछले केस में बराबर कर लेंगे। जैसे हम एक एग्जाम्पल से इसे बताते हैं, या 3 मल्टीप्लिकेशन मोडुलो 5 7, तो इसका मतलब क्या है, 3 × 7 जनरल मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाई 5 का शेषफल, और इसका शेषफल यानी 21/5 का शेषफल, और इसका शेषफल कितना आएगा आपके पास, 1। एक जनरल सी टेबल से और बता देता हूँ मैं, ये 5 1 2 3 4 1 2 3 4, 1 × 1 1, 2 × 1 2, 3 × 1 3, 4 × 1 4। जैसे ही 5 बनेगा तो आपके पास 0 शेषफल बचेगा, 6 बनेगा 1 शेषफल, ऐसे 2 4
और 3 इंटू 2 6 और 6 को 5 से डिवाइड किया शेषफल 1। 4 इंटू 8 8 को 5 से डिवाइड किया शेषफल 3। 3 ये 6 1 3 9 5 4 और यहाँ पे क्या आएगा 2। ऐसे ही 4 और 8 तो 5 से डिवाइड किया 3 और ये 4 3 12 यानी 2 और ये आपके पास हो गया 1। सही। इस प्रकार ये दो जनरल सी ऑपरेशंस कुछ ग्रुप्स के एग्जांपल्स में ये काम आएगी। यहाँ तक हमने सेट, रिलेशन और फंक्शंस की चर्चा की। कुछ फंक्शंस की और चर्चा करूँ तो मैं इन्वर्स फंक्शन और कंपोजिट फंक्शंस की भी चर्चा कर सकता हूँ यहाँ, क्योंकि वो भी ग्रुप थ्योरी के लिए आवश्यक है। परंतु आप ऑलरेडी इनको पढ़ चुके हो और ज़्यादा डीपली न जाते हुए और आगे अपन ग्रुप थ्योरी में बढ़ते हुए आगे स्टार्ट करते हैं कल से हम ग्रुप थ्योरी। यहाँ तक बेसिक फंडामेंटल ऑफ ग्रुप थ्योरी हमने कंप्लीट कर लिया है और कल से हम अलजेब्रा की एक्चुअल में यूनिट फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। थैंक यू।